Hello, hi, namaste everyone. This is Apurva Naik and welcome back to my YouTube channel आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन की सारी चीज़ें फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इस वीडियो सीरीज़ में हम कवर करेंगे। दिस इज़ अ पार्ट 1 जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं एग्जैक्टली रेप्लिकेशन क्या होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ रेप्लिकेशन। सेकेंड पॉइंट इज़ व्हाई रेप्लिकेशन टेक प्लेस। सो रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्या है, इन चीज़ को हम पढ़ेंगे। थर्ड थिंग इज़ दैट इज़ द मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सो मोड ऑफ रेप्लिकेशन में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मोड्स, दैट इज़ कंजर्वेटिव मोड है, सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्ट्रक्टिव है। इन 3 मोड्स को हम पढ़ेंगे। उनमें से हमारे सेल में कौन सा मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है जो जिसने प्रूव किया था, दैट इज़ मिचेल्सन एंड थाल्स एक्सपेरिमेंट, जिससे CSIR में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हम कवर करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद का जो वीडियो आएगा जहाँ पे हम मिचेल्सन एंड थाल एक्सपेरिमेंट के जो PYQs आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो ये सीरीज़ ऐसी ही चलेगी जहाँ पे मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगी, उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी PYQs आए हुए हैं वो PYQs हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास ऐसे कोई PYQs है जो मिचेल्सन एंड थाल्स एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड है और आपको वो समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ आसान है विद अपूर्वा नाइक नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके ये जो क्वेश्चंस है वो मुझे भेज सकते हैं। ये जो सारी वीडियो सीरीज़ है वो सिर्फ CSIR के लिए नहीं, तो अगर आप BSc में पढ़ रहे हो, MSc में पढ़ रहे हो, अलॉन्ग विद दैट आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, वो किसी भी स्टेट का सेट एग्ज़ाम हो, गेट हो, CSIR हो, DBT हो, ICAR हो, ICMR हो, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सारी सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली द रेप्लिकेशन इज़। सो रेप्लिकेशन क्या है, इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो रेप्लिकेशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ DNA फ्रॉम वन ओरिजिनल DNA मॉलिक्यूल। सो सिंपल अगर हम रेप्लिकेशन इस नाम को स्प्लिट करें तो हमें पता है दैट इज़ रेप्लिका। रेप्लिका मीन्स एग्जैक्ट कॉपी जिसकी हम बनाना चाहते हैं उसे हम रेप्लिका कहते हैं, राइट। सो हमारे सेल में जो हमारा DNA है उस DNA की एग्जैक्ट कॉपी, दूसरी कॉपी बनाना, उसे हम सिंपल कहेंगे दैट इज़ द रेप्लिकेशन। सो द रेप्लिकेशन करना क्यों ज़रूरी है? हमारे सेल में तो अच्छा खासा DNA है, तो उसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी, राइट। तो हमें ये पता है कि हमारी जो सेल है वो हमेशा डिवाइड करती है। अगर वो डिवाइड करती है, एक सेल में जो भी मटेरियल है अगर वो डिवाइड करेंगी तो दोनों सेल्स में एग्जैक्टली सेम मटेरियल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सेल फंक्शन नहीं कर पाएगी। सो इसीलिए DNA का भी रेप्लिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई रेप्लिकेशन टेक प्लेस? सो रेप्लिकेशन इसीलिए होता है क्योंकि हमारी सेल जो है वो डिवाइड करती है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करती है। अगर वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रही है, इसीलिए हमारे DNA का रेप्लिकेशन होगा, तभी वो 2 सेल्स में इक्वल DNA जो है, जो कि ओरिजिनल सेल्स में प्रेजेंट था, वो डिवाइड कर पाएगी। अगर हम इस फिगर में देखें तो दिस इज़ द ओरिजिनल सेल, जिसे हम मदर सेल कहेंगे। इस सेल में इतना DNA प्रेजेंट था। सो उस DNA को इस पर्टिकुलर सेल्स में रेप्लिकेट कर दिया गया है, मतलब उसकी एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी बनाई गई है। वो सेल्स आगे के सेल साइकिल्स में जाएगी और 2 सेल्स में डिवाइड होके एग्जैक्टली वैसे ही सेल बनाएगी जो ओरिजिनल सेल्स हमारे पास प्रेजेंट थी। सो इसीलिए जो ओरिजिनल सेल है जहाँ से सेल डिवाइड होके 2 इक्वल सेल्स बनाती है, इसीलिए DNA का रेप्लिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेप्लिकेशन कैसे होता है, कौन से टाइप के एंजाइम्स इसके लिए रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं
आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन यहाँ पे ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वाई रेप्लिकेशन इज़ नीडेड। डीएनए रेप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द जीनोम ऑफ द डीएनए इज़ कॉपीड इन द सेल। सो जो जीनोमिक डीएनए है उसकी कॉपी बनाई जाती है, उसे ही हम रेप्लिकेशन कहते हैं। सो अगर बिफोर सेल डिवाइड होने से पहले इट मस्ट फर्स्ट कॉपीड its entire genome so that each resulting daughter cell end up with its own complete genome. So सेल डिवाइड होने से पहले हमारे सेल के पास उस डीएनए के 2 कॉपीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनके पास 2 कॉपीज़ होंगी तभी हमारी जो पर्टिकुलर सेल है वो डिवाइड होके इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए उनके पास रहेगा, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होगा उनके पेरेंट जीनोम से। सो दिस इज़ वाई रेप्लिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। अगर आप चीज़ को समझेंगे, अगर हमारा डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं हो पाएगा तो हमारे पर्टिकुलर सेल में जो डीएनए है वो हाफ 2 सेल्स में जाएगा। सो डीएनए का जो अमाउंट है वो हर एक डिवीजन के साथ कम होता जाएगा और सेल की डेथ होगी। सो दैट इज़ वाई डीएनए का रेप्लिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द पर्टिकुलर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज़ टेक प्लेस। सो हम इसके साथ हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पे मिल गए। रेप्लिकेशन होता क्या है और सेकेंड थिंग इज़ दैट वाई रेप्लिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेल को डिवाइड होना है और सेल के पास एग्जैक्टली सेम जीनोम होना ज़रूरी है जो उसके पेरेंट सेल्स में प्रेजेंट था। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो ब्लू कलर का दिखाया गया है ये ओरिजिनल डीएनए है। ओरिजिनल डीएनए जब रेप्लिकेट होता है दैट इज़ रेड कलर ऑफ न्यू फॉर्मिंग डीएनए इज़ देयर। तो ये जो है ये दोनों न्यू स्टैंड है, मतलब यहाँ पे जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो रहा है और यहाँ पे ये 2 कॉपीज़ जो ओरिजिनल डीएनए की है वो बन रही है। तो आप ये भी हमसे पूछ सकते हैं और ये भी पूछेंगे कि इसके पास क्या होता है जिसके कारण ये 2 जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो पाते हैं। हमें ये पता है कि हमारे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में हमें ये पता है कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स होते हैं, दैट इज़ एडेनिन एंड गुआनिन आर द प्यूरिन एंड थाइमिन एंड साइटोसिन दैट इज़ द पिरिमिडीन। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर अप होता है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। हमारे जो ओरिजिनल डीएनए हैं उनमें उनके पास भी ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हम नीचे के स्टैंड में अगर देखें तो यहाँ पे ये ओल्ड स्टैंड है जहाँ पे ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। अगर थाइमिन प्रेजेंट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में एडेनिन जो है वो प्रेजेंट होगा। इस तरह से हमारा जो न्यू स्टैंड बनता है वो पहले स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। इस तरह से हमारे पास ये 2 न्यू स्टैंड फॉर्म होते हैं। इस तरह से बेसिक रेप्लिकेशन कैसा होता है मैं आपको बता रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ द रेप्लिकेशन इज़ टेक प्लेस। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज़ जस्ट अ बेसिक हाउ द रेप्लिकेशन टेक प्लेस। सो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन। सो अगर हम मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ें तो मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन में 3 मोड्स होते हैं। पहला जो होता है वो कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ये जो फॉर्म्स है एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर वेज में डिवाइड कर दिए गए हैं ये मैं पहले आपको समझा दूँ। पहली चीज़ तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ब्लू कलर वाला दिखाया गया पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए हमें पता है कि 2 पर्टिकुलर डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स में जाता है। उससे पहले उसका रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक स्टैंड है वो पेरेंटल स्टैंड है और जो कलर से दिखाया गया है ये न्यू स्टैंड है, मतलब हाइब्रिड फॉर्म्स है। एक फॉर्म जो है एक डीएनए जो है वो नया वाला डीएनए है और एक जो डीएनए है वो पेरेंटल स्टैंड वाला डीएनए है।
अगर ऐसा रेप्लिकेशन हो रहा है और तो एक पैरेंटल फॉर्म ऑफ डीएनए और एक नया बनने वाला डीएनए अगर न्यू डॉटर सेल्स में जा रहा है तो उसे हम कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अगर हम सेकेंड चीज़ को देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, इस फिगर को देखें, तो यहाँ पे जो पैरेंटल डीएनए है वो वैसा का वैसा ही रह रहा है और जो दो न्यू स्ट्रैंड बन रहे हैं उनका एक ग्रुप बनाकर वो दूसरे पर्टिकुलर डॉटर सेल्स में जा रहा है। इस तरह से अगर रेप्लिकेशन हो रहा है तो हम इसे कहेंगे कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे पैरेंटल डीएनए जो है वो कंजर्व्ड होता है, मतलब वैसे के वैसा ही रहता है, इसलिए हम इसे कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ये फॉर्म का है दैट इज़ डिस्ट्रप्टिव फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे पैरेंटल डीएनए और जो नया फॉर्म वाला डीएनए है उनके पैचेस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे के ऐसा ही रहा और एक नया फॉर्म ऑफ डीएनए बना। यहाँ पे ये ऐसा के ऐसा रहा और यहाँ एक नया फॉर्म, नया मतलब नया दिखाने के लिए उन्होंने येलो कलर यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे भी नया जो दो डॉटर स्टैंड बने हैं उनका एक ग्रुप बन गया। अगर हम कंजर्वेटिव में यहाँ पे देखें तो एक पैरेंटल स्टैंड और एक नया स्टैंड, इनका ग्रुप यहाँ पे बन रहा है, इसलिए इसे हम सेमी कंजर्वेटिव कह रहे हैं। डिस्पर्सिव में अगर हम देखें तो यहाँ पे सभी जगह न्यू और पैरेंटल स्टैंड के पैचेस हमें दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये तीन फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन है। अगर हम पढ़ें तो कंजर्वेटिव में अगर हम पढ़ें तो इट प्रोड्यूसेड 2 डीएनए हेलिक्स आउट ऑफ विच वन कंटेन एंटायर ओल्ड डीएनए एंड अदर कंटेन एंटायर न्यू डीएनए। सो एक जो है वो एंटायरली न्यू है और एक जो है वो एंटायरली ओल्ड है और एक है एंटायरली न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव में अगर हम देखें तो इट प्रोड्यूसेड 2 डीएनए हेलिक्स इन विच ईच हेलिक्स कंटेन वन न्यू स्टैंड एंड वन ओल्ड स्टैंड। सो एक नया स्टैंड एक पुराना स्टैंड, इस तरह से सेमी कंजर्वेटिव में आधा कंजर्व होता है और आधा नया फॉर्म ऑफ डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और डिस्ट्रप्टिव में अगर हम देखें तो इट प्रोड्यूसेड 2 डीएनए हेलिक्स इन विच ईच स्टैंड हैज़ अल्टरनेटिव सेगमेंट ऑफ ओल्ड एंड न्यू डीएनए। यहाँ पे सेगमेंट्स होते हैं ओल्ड एंड न्यू डीएनए के। सो इस तरह से ये 3 मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेप्लिकेशन है दैट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव। मतलब हमारे सेल में जो रेप्लिकेशन का मोड है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है और इसी को प्रूव करने के लिए मिसेल्सन एंड थाल्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वो क्या एक्सपेरिमेंट है वो अब हम देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। So now we are discussing about the Michelson and Thales experiment. What exactly this experiment is, वो हम देखते हैं। So Michelson and Thales experiment was an experimental proof for semi-conservative DNA replication. जो भी DNA का replication होता है वो सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में होता है। इसको प्रूव करने के लिए Michelson and Thales ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। In 1958 Matthew Michelson and Franklin Thales conduct an experiment on E. coli which divide in 20 minutes to study the replication of the DNA. हमें पता है कि हमारा जो ई कोला है वो डिवाइड होता है 20 मिनट्स में। सो 20 मिनट्स में वो 2 सेल्स को फॉर्म करेगा। उसके पास जो भी डीएनए है वो 2 सेल्स में डिवाइड होगा या 2 सेल्स में जाएगा। सो इट इज़ वेरी इजी टू स्टडी दैट। इसे हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन। जो पहली बार अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन। ये अगर फिर से डिवाइड होगा तो वो 4 सेल्स को फॉर्म करेगा और इस 4 सेल्स को जब वो फॉर्म करेगा इसे हम कहेंगे सेकेंड जनरेशन। सो हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो भी डीएनए इन डॉटर सेल्स में हमें मिलेगा, जिस भी फॉर्म का मिलेगा, हमने पढ़ा है कंजर्वेटिव मतलब दोनों जो है वो न्यू स्टैंड और दोनों ओल्ड स्टैंड मिलेंगे। सेमी कंजर्वेटिव अगर होगा तो एक ओल्ड और एक न्यू मिलेगा और डिस्पर्सिव होगा तो हमें पैचेस मिलेंगे। तो किस तरह से डीएनए हमें डॉटर पर्टिकुलर सेल्स में मिल रहा है, इसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो सेमी कंजर्वेटिव है या फिर डिस्पर्सिव है। तो चलिए हम देखते हैं कि मिसेल्सन एंड थाल्स ने ये कैसे प्रूव किया कि ये एक सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है। जो एक्सपेरिमेंट है उसमें N40 and N50
that is N50 and N40 are the two isotopes of nitrogen which can be distinguished based on their density by the centrifugation in calcium chloride. सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने दो आइसोटोप्स का यूज़ किया है, जिसे हम N50 दैट इज़ हेवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन एंड N40 विच इज़ नॉर्मल नाइट्रोजन जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है वो होता है N40, और उन्होंने एक्स्ट्रा वाला N50 वाला जो है वो भी नाइट्रोजन का आइसोटोप्स यूज़ किया है, which can be distinguished based on the density by centrifugation on calcium gradient, because N50 का जो डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा और N40 का जो डेंसिटी होगा वो कम होगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन का यूज़ करना क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो डीएनए में इनकॉर्पोरेट होगा। अगर वो डीएनए में इनकॉर्पोरेट होगा, न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होते हैं, सो न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन है वो ये दोनों नाइट्रोजन यूज़ होंगे, और इससे हमें पता चल जाएगा। तो कैसे पता चल जाएगा? तो पहले हम कैल्शियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है इसे हम देखते हैं, फिर वापस यहाँ पे आएंगे और इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि पहले सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक ये क्या है ये आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखें तो बाकी चीज़ों को फोकस ना करते वक्त हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगेशन में ऐसी ट्यूब्स यूज़ होती है, और इस ट्यूब में जो कैल्शियम क्लोराइड है उनको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में फील कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें हम हमारा सैंपल डालेंगे, सैंपल डालने के बाद हम इसके सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इस तरह से यहाँ पे जो डीएनए है, अगर हमारा लाइट डीएनए मतलब N40 अगर हमारे डीएनए में इंकॉर्पोरेट हुआ गया होगा तो हमें ऊपर यहाँ पे बैंड मिलेगा। अगर N50 दैट इज़ हेवी डीएनए इंकॉर्पोरेट हुआ होगा तो हमें नीचे, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे उसका हमें नीचे उसका बैंड मिलेगा। अगर हम देखें तो दोनों मतलब हाइब्रिड फॉर्म, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पेरेंट स्ट्रैंड का डीएनए अगर हमें मिल गया और दूसरा अगर डॉटर मतलब न्यू डीएनए अगर हाइब्रिड फॉर्म में मिल रहा है, तो उसका जो बैंड है वो हमें बीच में, इन दोनों के बीच में मिलेगा। लाइट एंड हेवी स्ट्रैंड के बीच में हमें हाइब्रिड फॉर्म ऑफ डीएनए का बैंड मिलेगा। सो यहाँ पे इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगेशन की जो टेक्निक है ये हम यूज़ करेंगे हमारे डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो पहले हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था। cells and thals cultured E. coli in a medium containing N40 over a many generation. So जो भी पहले उनके पास E. coli थी उन्होंने वो ग्रो की N50 वाले आइसोटोप में। सो N50 वाले आइसोटोप में अगर ग्रो कर रहे हैं तो N50 वाला ही डीएनए जो है वो हर एक सेल में प्रेजेंट होगा। एज अ रिजल्ट N50 वॉज इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल डीएनए। बिल्कुल सही है कि N50 वाला जो नाइट्रोजन है उस डीएनए में हमें मिलेगा। इसका मतलब N50 अगर इंकॉर्पोरेट हो रहा है तो उस डीएनए की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर हम ये डीएनए उस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में अगर डालेंगे तो हमें उसका जो बैंड है वो कहाँ पे मिलेगा, नीचे मिलेगा। ठीक है, ये सिंपल है। इसके आगे अगर हम पढ़े, सो लैटरल द N50 मीडियम टू द नॉर्मल N40। सो अब ये जो N50 वाला डीएनए जो हमने N50 के मीडियम में ग्रो किया था वो हम लेंगे और उस सेल को लेंगे, एब्सोल्युटली डीएनए को नहीं लेंगे, उस सेल को जिसमें ये N50 वाला डीएनए है उनको अब हम लेंगे और N40 के मीडियम में ग्रो करेंगे। N40 के मीडियम में हम ग्रो करेंगे। एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम टुक द सैंपल एंड चेक फॉर द डेंसिटी ऑफ द डीएनए। और अब हम उसकी डेंसिटी को चेक करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने जब ये किया N50 वाले मीडियम में ग्रो करके बाद में ये पूरा जो डीएनए है वो N40 के मीडियम में ग्रो किया तो उनको क्या रिजल्ट मिला, अब हमें ये देखना है। सो इन सैंपल 1 after 20 minutes the sample had a bacterial DNA which has integrated density, intermediate density. In a sample 2
After 40 minutes, the sample contained DNA of both intermediate and light density of the same proportion. एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। हमने ये देखा कि पहले जो मीडियम है वो पूरा का पूरा उन्होंने N50 में ग्रो किया। N50 में ग्रो करने के बाद उन्होंने वो पर्टिकुलर DNA जो है वो N40 में ग्रो किया। N40 में ग्रो करने के बाद उन्हें क्या रिज़ल्ट मिला कि एक जो DNA है वो N40 का है और एक जो DNA स्ट्रैंड है वो N50 का है, क्योंकि जब उन्होंने ये सैंपल इस पर्टिकुलर सेल का जो सैंपल है वो डेंसिटी ग्रेडियंट चेक करने के लिए लिया तो उनको जो बैंड है वो दोनों के बीच में मिला, मतलब N40 एंड N50 के बीच में मिला। सो इसीलिए हम ये कहेंगे कि हाइब्रिड फॉर्म ऑफ DNA उनके पास है। सो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ DNA अगर बन रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। अगर वो कंजर्वेटिव होता तो हमें N40 एंड N50 का अलग अलग बैंड मिलता, लेकिन वो मिला नहीं, हमें हाइब्रिड बैंड मिला। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। अगर ये डिस्ट्रप्टिव होता तो हमें ब्लर फॉर्म मिला, ऐसे ऐसे ब्लरिश फॉर्म ऑफ बैंड हमें मिलता जब वो पैचेस फॉर्म में प्रेजेंट होता तो। लेकिन हाइब्रिड फॉर्म का बैंड हमें N40 एंड N50 के बीच में मिला। ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है कि हमें ये ऐसा मिला, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले उन्होंने क्या किया था। पहले उन्होंने जो पर्टिकुलर DNA था वो सारा का सारा N50 मीडियम में ग्रो किया। N50 यहाँ पे मैंने ब्लू स्टैंड से दिखाया है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो N50 में ग्रो कर रहा है तो पूरा का पूरा DNA में N50 होगा। अगर हम इसकी डेंसिटी चेक करेंगे सिंपल फॉर्म में तो वो N50 के स्टैंड में हमें मिल जाएगी। सेकेंड उन्होंने क्या किया, जो सेकेंड जनरेशन मतलब फोर्थ जनरेशन है उसके बाद ये जो सेल है वो डिवाइड होगी। उसके बाद उन्होंने ये सारा मीडियम जो सारे के सारे सेल है वो N50 में ना ग्रो करके N40 में ग्रो करें। N40 मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। उनको जो है इस स्टैंड में एक जो है ब्लू स्टैंड दैट इज़ N50 का, और जो नया मीडियम में ग्रो किया था N40 का एक स्टैंड मिला। इसीलिए जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इनको मिला जो कि मिला कि उनको हाइब्रिड स्टैंड मतलब 40 एंड 50 के बीच में उनको ये बैंड मिला। अगर ये कंजर्वेटिव होता तो N40 एंड N50 का अलग अलग बैंड हमें मिलता, बट वो सेमी कंजर्वेटिव था इसीलिए उनको जो बैंड है वो दोनों के बीच में मिला, ठीक है। अब उसके बाद जब ये सेल फिर से डिवाइड होगी, मतलब ये सेल फिर से अगर डिवाइड होगी सेकेंड जनरेशन के लिए, तो सेकेंड जनरेशन में हमें ये पता है इनको दो बैंड्स मिले। N40 का एक बैंड मिला और एक हाइब्रिड बैंड मिला। N40 का बैंड क्यों मिला, देखिए ये दो स्टैंड हमारे पास है जहाँ पे एक जो है वो इससे ब्लू स्टैंड आएगा और इससे ग्रीन स्टैंड आएगा। नया बनने वाला भी N40 ही इंकॉर्पोरेट करेगा, इसीलिए यहाँ पे N40 इंकॉर्पोरेट हुआ और यहाँ पे भी N40 इंकॉर्पोरेट हुआ। इसीलिए 40 के हमें दो स्टैंड मिलेंगे और हाइब्रिड के हमें दो स्टैंड मिलेंगे। इसीलिए एक हाइब्रिड का यहाँ पे स्टैंड हमें मिल गया और एक जो है ये 14 का बैंड हमें मिल गया। इसीलिए सेकेंड रेप्लिकेशन में N40 का भी बैंड मिलता है और हाइब्रिड का भी बैंड मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से ड्रॉ करके आपको ये बताती हूँ। देखिए पहले अगर हम कहें कि हमारे पास हमने जब N50 में ग्रो किया तो हमारे पास दोनों ब्लू स्टैंड थे। बाद में जब फर्स्ट रेप्लिकेशन हुआ पर हमने ये स्टैंड जो है वो 14 में ग्रो किया। 14 में ग्रो करने के कारण हमें जो बैंड मिले वो हाइब्रिड मिले। अब ये फिर से डिवाइड होंगी तो यहाँ से एक स्टैंड ये ब्लू आया, यहाँ से भी एक स्टैंड ब्लू आया और ये दोनों जो है वो पहले से ये N40 वाले थे। नया बनने वाला स्टैंड भी हमने 14 में ही ग्रो किया है, राइट। सो नया बनने वाला DNA भी 14 वाला ही इंकॉर्पोरेट होगा। इसीलिए हमें 14 के दो स्टैंड मिले और हाइब्रिड के दो स्टैंड मिले। मतलब
उनको जो एक्सपेरिमेंट किया था उनमें ये ऑब्जर्वेशन उनको मिला। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ये जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। So based on the observation and experimental result, Michelson and Thales conclude that DNA molecules can replicated in semi-conservatively. So ये जो भी replication हुआ था वो semi-conservative mode of replication था, ये उन्होंने इस तरह से प्रूव किया। सिर्फ पहले से अपने दिमाग में ये फिट करके मत चलिए कि ये सेमी कंजर्वेटिव ही होगा। आप पहले ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि यस दिस इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो देखिए, अगर ये बोथ लाइट स्टैंड दोनों के दोनों लाइट स्टैंड हो गए तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन होगा, दोनों के दोनों हेवी स्टैंड हो गए तो बैंड नीचे हमें मिलेगा। हाइब्रिड हो गए तो दोनों के बीच में हमें ये बैंड मिलेगा, दैट इज़ हेवी एंड लाइट, दैट इज़ दोनों के बीच में मिलेगा। हेवी एंड लाइट दोनों होंगे तो दोनों बैंड्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन में हमें ये मिल रहा है कि हाइब्रिड का स्टैंड पहले मिल रहा है और सेकेंड जनरेशन में N40 एंड N50 का एक हाइब्रिड एंड सिर्फ N40 का मिल रहा है। सो इसीलिए हम ये कहेंगे कि दिस इज़ द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं, दैट इज़ प्रेडिक्शंस क्या क्या हो सकते हैं ये दिया है और प्रेडिक्शन से ये मैच कर रहा है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दिस इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।